प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब मंच एसएलपी हिंदी ट्रिकी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी का अध्याय नंबर 2 राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक पाठ जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा हुआ है। तो इस पाठ को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि इस चैनल को आप विस्तार देने के लिए इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पाठ, लेखक परिचय। तो लेखक परिचय के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को ग्राम खेड़ा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि इनका देह अवसान 26 जुलाई 1966 को हुआ। डॉक्टर अग्रवाल कला, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के मूर्धन्य विद्वान थे। मतलब इनका नाम हर किसी की जीभ पर था। पुरातत्व में विशेष रुचि से इन्होंने मथुरा, लखनऊ और राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में अपनी विशिष्ट सेवाएं देते हुए संग्राहक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कई प्रकार की पुरातात्विक चीज़ों का इन्होंने संग्रह किया। आप गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान आपने सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और खादी वस्त्र धारण किए। आपके लेखन में भारतीय इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन का प्रभावी वर्णन मिलता है। आपने वेद पुराण और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करके एक परिष्कृत चिंतन दृष्टि अपने भीतर उत्पन्न की, जो आपके लेखन में हर जगह दिखाई देती है। इनके द्वारा हिंदी में लगभग 36 और अंग्रेजी में 23 पुस्तकों की रचना की गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: पृथ्वीपुत्र, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, क्लिपवृक्ष, माता भूमि, हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, पोदार अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, पाणिनि कालीन भारतवर्ष और भारत सावित्री प्रमुख रचनाएं हैं। अब इस पाठ में क्या है? पाठ परिचय के अंतर्गत प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या की है। मतलब राष्ट्र बनता किन किन तत्वों से है, तो इसकी व्याख्या करते हुए जनता के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मिलन से उसकी उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय दिया है। भू के प्रति यानी भूमि के प्रति माता के समान श्रद्धा जन को आदर्श नागरिक बनाती है। वहीं संस्कृति तत्व उसमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा करके उसकी भावात्मक एकता की दृढ़ता की परिचायक है। मतलब एक शब्द है संस्कृति और दूसरा शब्द है जो अपन कहते हैं भूमि। भूमि के प्रति यदि माता के समान अपने मन में श्रद्धा है और संस्कृति के जो अपने तत्व है यानी जीवन मूल्य अपने श्रेष्ठ है और भूमि के प्रति यदि श्रद्धा है, तो इन बातों से राष्ट्र का स्वरूप तय होता है। प्रस्तुत निबंध एक गौरवशाली राष्ट्र भाव को जन जन में प्रसारित करने का एक स्तुति योग्य प्रयास है। अब देखते हैं पाठ की शुरुआत। बहुत बढ़िया पाठ है। तो इसमें लेखक शुरुआत कुछ यूं कर रहा है: भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पहला भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाला जन और तीसरी जन की संस्कृति, ये तीनों जब प्लस होते हैं तब बनता है एक राष्ट्र का स्वरूप। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि, तो उस भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा परम कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता है वो बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता हो लेकिन पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई हो। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर है वो अधिक
पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी यानी शुरू से लगाकर अंत तक जानकारी होना या जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक नागरिक के लिए एक आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह वस्तु छोटी हो या बड़ी, उसके कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी की प्रत्येक चीज हमें बचानी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग यानी हर अंग का अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना बहुत जरूरी है। मतलब पृथ्वी के प्रति श्रद्धा हमें बनानी है और पृथ्वी के प्रति श्रद्धा हमें रखनी है। उदाहरण दिया है लेखक ने, तो उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रति वर्ष आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए कि बादलों की क्या महत्ता है। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तिनका और लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। उनके प्रति भी हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में भी एक नया उजाला देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, यानी जो खजाने भरे हैं, जो खनिज भरे हैं, जिसके कारण ये धरती वसुंधरा कहलाती है। वसु को धारण करने वाली, विभिन्न प्रकार के हीरे मोतियों को धारण करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वसुंधरा। उससे कौन परिचित होना नहीं चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से इस पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी अभ्युदय यानी उत्थान प्रगति के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़ पत्थर कुशल कारीगरों के सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं, वो मूर्ति बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग यानी पर्वत विंध्य की नदियों के पहरवाह से सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चिलवटों को जब चतुर कारीगर उन अनगढ़ पत्थरों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता है वो फूट पड़ती है, और वे जो अनगढ़ थे वो अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन यानी सौंदर्य बढ़ाने में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अपने सौंदर्य को सजाने वाले, अपने घर की शोभा बढ़ाने में इन अनगढ़ पत्थरों का कितना योगदान है। अतः हमें इन अनगढ़ पत्थरों को भी नहीं भूलना चाहिए, इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए और इनके प्रति भी श्रद्धा भाव होना चाहिए। यदि इनके प्रति श्रद्धा भाव है तो सच्चे अर्थों में हमारा इस पृथ्वी के प्रति श्रद्धा भाव है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ भी सामग्री भरी है, पृथ्वी और आकाश का अंतराल मतलब लेखक यहाँ कह रहा है इस धरती से आसमान के बीच जो कुछ भी है, या फिर पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में वे जलचर और रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो यहाँ पर नव युवकों को जागृत किया। ये पाठ का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इस राष्ट्र के प्रति नव युवकों में किस प्रकार की चेतना और स्वागत का भाव होना चाहिए, किस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। विज्ञान और उद्यम यानी उद्यम का अर्थ है मेहनत। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो, क्या ध्येय हो, कि राष्ट्र में जितने हाथ है उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना खाली नहीं रहे। यानी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में प्रत्येक हाथ को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडन प्राप्त किया जा सकता है। हम इस भूमि को बहुत अधिक सुंदर बना सकते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले
मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग पृथ्वी और दूसरा इस पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं हो सकती। पर पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यदि जन ही नहीं है तो वह माँ किसकी? यानी जनता है तो ही पृथ्वी है, उसको क्या कहा जाता है? मातृभूमि। पृथ्वी माता है और जनता सच्चे अर्थों में उस पृथ्वी का पुत्र है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, माता भूमि पुत्र अहम पृथ्विया, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस बात को जब हर व्यक्ति जान लेगा तो यही राष्ट्रीयता है। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। जब प्रत्येक जन ये तय कर लेता है कि यह पृथ्वी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, तो उसके मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। यह भाव जब मजबूत हो जाता है, सशक्त रूप से जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करते हैं। जहाँ ये भाव नहीं, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के रूप में पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। और वह क्या कहता है? नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। मतलब ये पृथ्वी के प्रति श्रद्धा का भाव है। और जब ये श्रद्धा का भाव पृथ्वी के प्रति इस प्रकार प्रगाढ़ होता है तो उसके जन के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भीति पर, भीति का अर्थ है दीवार या नींव, तो इसी दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन है वो तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी पृथ्वी पर जितने भी वरदान हैं, पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं, उसका उपभोग करने का अधिकार भी उसी को है। माता के प्रति अनुराग यानी प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह एक निष्कारण धर्म है, इसका कोई कारण नहीं है, यह अपना कर्तव्य है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधोपतन को सूचित करता है, वह उसके विनाश को सूचित करता है जब ये हम स्वार्थ के लिए माता के प्रति प्रेम दिखाते हैं। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि इस माँ के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर है, उसमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है। मतलब पृथ्वी है वो जाति, गोत्र, धर्म, ऊंच नीच का भाव नहीं देखती। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। वह नगर में भी रहता है, वह जनपद में भी रहता है, वह पुर में भी रहता है, वह गांव, जंगल, पर्वत, नाना प्रकार के जन हैं वो इस पृथ्वी के साथ जुड़े हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाला है, अनेक धर्मों को मानने वाला है, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र है और इस कारण उसका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उसका जो संबंध है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। पृथ्वी के इस विशाल आंगन में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत बढ़िया पंक्ति इस पाठ की। किसी एक जन को आगे छोड़कर राष्ट्र आगे कभी नहीं बढ़ सकता। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध लेना आवश्यक है, हमें शुद्ध लेनी होगी। राष्ट्र के
शरीर के एक भाग को यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में समृद्ध नहीं होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब किसी एक जन पीछे रह गया, वह कमजोर रह गया, वह अंधेरे में रह गया, वह गरीब रह गया, वह निर्बल रह गया, तो वह राष्ट्र कभी भी उत्थान नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक शरीर का अंग है, उसमें यदि विकार आ जाए तो वह संपूर्ण शरीर के सौंदर्य को भंग कर देता है। इसी प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार विचारधारा है, वो सभी जगह चलनी चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, मतलब उसका कोई अंत नहीं होता। हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर और अमर है। जन का सततवाही लगातार चलने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस प्रकार नदी अपने कर्म और श्रम के द्वारा नए नए मार्ग बनाती है, नए नए घाटों का निर्माण करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकार के उतार और चढ़ाव को पार करते हुए अपने कर्म और श्रम के द्वारा अपनी जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाता जाता है। अब इसका तीसरा भाग है या राष्ट्र का तीसरा अंग है, वो है संस्कृति। संस्कृति क्या है और संस्कृति क्या करती है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास और प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, यानी जिसमें अंग नहीं हो और शरीर में केवल और केवल धड़ हो। तो केवल और केवल धड़ है और उसमें अंग नहीं है, तो वैसा ही मनुष्य हो जाएगा संस्कृति के बिना। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यानी इस जन का मस्तिष्क है वो संस्कृति है। यदि मनुष्य है और उसका सिर नहीं है, उसका शरीर है, तो संस्कृति है वो सिर है, और बिना संस्कृति के मनुष्य का बंद मात्र है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएंगे तो राष्ट्र भावना है उसको लोप हो जाएगा, उसे लोप समझना चाहिए। जीवन का जो ये वृक्ष है, इसका पुष्प है, फूल है, वो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य है और उसका यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही संस्कृति है। जब ज्ञान और कर्म दोनों मिलते हैं तो उसके द्वारा जो नया प्रकाश होता है उसका नाम संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, इन दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित होकर संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। जिस प्रकार जंगल में अनेक प्रकार की लताएं, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र को बनाते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। फिर आगे लेखक संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट
करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु यदि आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखें तो इनमें एक सूत्रता का भाव है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है या उचित है। तो कैसी भावना होनी चाहिए जन में? उदार भावना। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, अपार भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। मतलब इन सब से मिलकर बनती है किसी राष्ट्र की संस्कृति। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, जो कुछ भी कार्य किया है, जो कुछ भी परिश्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से उसको मजबूत करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो बहुत बढ़िया पंक्ति अंत में कही है कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा संचित संस्कृति है वह अतीत वर्तमान के लिए भार रूप में नहीं दिखाई देता, वह वर्तमान के लिए सहयोग करता है। और जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, मतलब भूतकाल है वह भी वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, बल्कि वह क्या करता है, वह वर्तमान को वरदान देता है कि तुम आगे बढ़ो, फलो और फूलो। इस वरदान से वह वर्तमान को बहुत मजबूत करके आगे बढ़ाना चाहता है। लेखक कह रहे हैं कि यदि किसी देश में ऐसी विचारधारा है तो हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। अब देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ निर्मूल मतलब जड़ रहित, आधारहीन, परिवर्धित, अच्छी तरह बढ़ाया हुआ, नग, पर्वत, कबंध यानी धड़, सौरभ, सुगंध, समन्वय, तालमेल, अदम्य जिसका दमन न हो सके, पार्थिव, पृथ्वी संबंधी, सांसारिक, अभ्युदय मतलब उन्नति या उत्थान, तादात्म्य, अभेद मिश्रण या संबंध, अभिन्नता, विटपकार्थ, वृक्ष, ध्येय यानी ध्यान देने योग्य उद्देश्य, भीतिकार्थ, दीवार। अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? तो संपूर्ण विचारधाराओं की जननी है वह संस्कृति है। जन का मस्तिष्क है वो संस्कृति है। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है किसमें? लोकगीतों, कथाओं में, प्राकृतिक सौंदर्य में, जनमानस में, धर्म और विज्ञान में। लोकगीत और कथा है, इनमें भी संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। पृथ्वी वसु को धारण करती है, खजाने को धारण करती है, खनिजों को धारण करती है, इसलिए वसुंधरा कहलाती है। जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य क्या होगा? जब वो अपनी पृथ्वी के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव रखेगा। सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्र में उजाला कब दिखाई देता है? जब उसका जन है वो जागरूक और सचेत होता है। किसी राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? जब उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उसमें सहिष्णुता हो, उसमें समानता हो, उसमें एकरूपता हो। लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो ये भी हमने पढ़े हैं, यहाँ इनका वर्णन विस्तार से करना मैं इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेघ हमारे लिए अध्ययन की परिधि में क्यों आने चाहिए? हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकती है? पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार किसे है और क्यों? और जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, इससे क्या अभिप्राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ का। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसके आधार पर राष्ट्रीयता के विकास में जन की भूमिका या उसका क्या कर्तव्य है? पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्मित है। इसके आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषता, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है।
और राष्ट्र के स्वरूप की विवेचना कर उसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। तीसरा प्रश्न है ये। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अध्याय जिसको आपके लिए प्रस्तुत किया मैंने, प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।